नमस्कार। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से निकले कुछ विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो किताब है जिसने काफी लोगों के पैसे को देखने का नजरिया बदला है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य सिद्धांत क्या कहते हैं। शुरुआत होती है जैसे आपने कहा दो पिताओं की कहानी से। जी एक है पुअर डैड जी जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य इस पर जोर देते हैं। हाँ, पारंपरिक सोच वाले। और दूसरे हैं रिच डैड जिनकी औपचारिक शिक्षा शायद कम थी पर पैसे की समझ, वो सड़क वाली समझ कमाल की थी। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक पिता का कहना था खूब पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं। बिल्कुल। और दूसरे पिता कहते थे खूब पढ़ो लिखो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। वाह, ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। एकदम। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये पूरी मानसिकता का फर्क है। और मुझे लगता है किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। हाँ, मतलब उस रैट रेस से निकलो, ऐसा कुछ बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। सही कहा। ये जो 9 से 5 वाली मानसिकता है उससे बिल्कुल हटकर सोचने की बात है। और इसके लिए वो एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क पर बहुत जोर देते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी परिभाषा बहुत सीधी है पर है बहुत गहरी। बताइए ना जरा। कियोसाकी कहते हैं एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा। और लायबिलिटी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल। लेकिन इस नजरिए से देखें तो जो हम सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा एसेट है, जैसे अपना घर, हाँ, या महंगी गाड़ी, वो तो लायबिलिटी हो गई क्योंकि उस पर तो लगातार खर्चा होता है, लोन, मेंटेनेंस, टैक्स। बिल्कुल। कियोसाकी के अनुसार जब तक वो घर आपको किराया कमा कर नहीं दे रहा वो आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। और रिच डैड का फोकस हमेशा इसी पर था, एसेट्स बनाने पर, ऐसी चीजें खरीदने या बनाने पर जो इनकम जनरेट करे। जैसे किराए पे देने वाली प्रॉपर्टीज या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या फिर कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो आपके बिना भी चले। मतलब पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। हाँ, पैसिव इनकम। लक्ष्य ये है कि आपकी कमाई सिर्फ आपकी नौकरी या आपके एक्टिव काम पर निर्भर ना हो। कियोसाकी स्कूल सिस्टम पर भी काफी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, मतलब अकादमिक और प्रोफेशनल स्किल्स तो देता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देता। पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो ये फाइनेंशियल ज्ञान कहाँ से आएगा? उनके अनुसार ये असल दुनिया के अनुभव से, गलतियां करके सीखने से और लगातार खुद को एजुकेट करने से आता है। ये किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, मतलब की टेक अवेज निकालने हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, सबसे जरूरी, अपनी सोच बदलना। सोच बदलना मतलब एक कर्मचारी की तरह सोचने की बजाय एक निवेशक या एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू करना। अच्छा। और दूसरी लगातार एसेट्स बनाना या खरीदना, ऐसी चीजें जो आय उत्पन्न करें, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। एक पोर्टफोलियो बनाना। हाँ, एक मजबूत एसेट कॉलम बनाना और साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। और तीसरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, पैसे से जुड़ी अपनी भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना। भावनाएं जैसे डर और लालच। कियोसाकी मानते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के मामले में या तो डर की वजह से बहुत ज्यादा सुरक्षित खेलते हैं और मौके गंवा देते हैं, हाँ, या फिर लालच में आकर बिना सोचे समझे बड़े जोखिम उठा लेते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। बिल्कुल। डर को मैनेज करना और लालच को कंट्रोल करना। तो ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तो पूरी मानसिकता बदलने की बात कर रही है। एकदम सही। ये सिर्फ अमीर कैसे बने गाइड नहीं है, ये एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाती है जो नौकरी के जाल से बाहर निकलने की बात करता है। कुल मिलाकर संदेश यही है कि अगर अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो शुरुआत अपनी सोच बदलने से करनी होगी। हाँ, अमीर बनने से पहले अमीर सोचना शुरू करना होगा। यही इसका असली सार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कियोसाकी के ये सिद्धांत जो 90s के दशक में लिखे गए थे, वो आज की इस बदलती हुई इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के दौर में कितने प्रासंगिक हैं। और उन्हें आज के संदर्भ में कैसे ढाला जा सकता है, ये वाकई सोचने लायक बात है।